आज हम पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। उस दिन बोर का परमाणु मॉडल कुछ पढ़ाए थे, आज हम पढ़ते हैं इसको डिटेल से। रदरफोर्ड मॉडल के दोषों को दूर करने के लिए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसके दोषों को दूर करने के लिए, जो उसमें बुराई थी उसको दूर करने के लिए नील्स बोर ने 1913 में परमाणु की संरचना के संदर्भ में संशोधित सिद्धांत प्रस्तुत किया। संशोधित परमाणु संरचना संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किया 1913 में, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहते हैं। इसके अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये नील्स बोर जो थे, इनके अनुसार जो होता है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होता है कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। ये है जो कि नील्स बोर का परमाणु मॉडल था पहला। इसके अनुसार नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार कक्षाओं में है जो कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। कह रहा है कि अगर ये जैसे हमारा ये नाभिक है, ये इसका पहला कक्षा है, अपने कक्षा में ही चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ये अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। ये अपने कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। ये जो कक्षा है इसको ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं। तो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कर रहा था, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, पहला। दूसरा, वो अपने निश्चित कक्षा में जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है, ऊर्जा की कमी नहीं होता है। तीसरा ये हो गया कि इन ऊर्जा स्तर या ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल कहते हैं, जिसको KLMN से दर्शाया जाता है। पहला कक्षा को K, दूसरा कक्षा L, तीसरा कक्षा M, चौथा कक्षा N। पहला कक्षा K, दूसरा L, तीसरा M, चौथा N। चौथा है इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक कक्षा से दूसरे कक्षा पर कूद सकता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। अंदर से बाहर कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण मतलब ऊर्जा की कमी होती है। किंतु जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से आंतरिक कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन मतलब ऊर्जा निकलता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्सर्जन होता है। तो जब आंतरिक से बाहर जाएगा तो अवशोषण, बाहर से अंदर आएगा तो उत्सर्जन, अंदर से बाहर तो अवशोषण, बाहर से अंदर तो उत्सर्जन। तो बोर का परमाणु मॉडल कहेगा कि बोर का परमाणु मॉडल क्या है, तो कहोगे कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं, पहला। दूसरा, इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में रहकर जब चक्कर लगाते हैं तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। तीसरा है जो कि ये कक्षा का नाम ऊर्जा स्तर या ऊर्जा सेल रखा गया। पहला कक्षा का नाम K, दूसरा कक्षा का L, तीसरा कक्षा का M, चौथा का N। चौथा कहता है कि भाई एक कक्षा से दूसरे कक्षा में अगर आंतरिक कक्षा से बाहरी कक्षा में कूदता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और बाहर से अंदर कूदता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण। अब जानेंगे कि आखिर ये पहला कक्षा जो K है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, दूसरा कक्षा L है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, तीसरा कक्षा M है इसमें कितना। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करते हैं, घूमते हैं। प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है, प्रत्येक कक्षा की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक का क्षमता, जैसे K का क्षमता जो भी है वो निश्चित है कि इतना इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, L का भी निश्चित है, समझ गए ना। तो सबका अपना अपना है जो कि ऊर्जा निश्चित होती है तथा विभिन्न कक्षाओं की ऊर्जा भिन्न भिन्न होती है और सबका अलग अलग अपना अपना ऊर्जा होता है। K कक्षा की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो पहला कक्षा जो K है इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है, जबकि L, M, N आदि कक्षाओं की ऊर्जा क्रम से बढ़ते रहती है। जबकि L, M, N ये सब का ऊर्जा बढ़ते रहता है। K का सबसे कम रहता है, L का बढ़ता है, फिर M का इससे ज़्यादा, फिर N का इससे, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे। सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉन K कक्षा में प्रवेश करता है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन K में प्रवेश करता है, फिर L में, फिर M में, फिर N में, इसके बाद L में, फिर M में, फिर N में। तो हम जानेंगे आगे। विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का वितरण बोर-ब्योरी योजना के अनुसार होता है। इसके अनुसार यदि किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को 2n² से, इसका एक सूत्र है 2n²। कोई भी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन अटेगा इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे 2n²। इससे है कि इसको ज्ञात कर सकते हैं। वो फार्मूला है 2n², इससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला कक्षा है, पहला कक्षा हो गया हमारा K,
दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम, चौथा कक्षा एन। तो बोर-ब्योरी जो है वो वैज्ञानिक जो है एक फार्मूला दिए जिसका फार्मूला का नाम है बोर-ब्योरी फार्मूला 2n²। 2n²। ये के जो हो गया ये प्रथम कक्षा हो गया, एल जो के एल, ये एम, ये पहला कक्षा के हो गया, दूसरा कक्षा एल, तीसरा कक्षा एम, चौथा कक्षा एन। और ये फार्मूला से है जो कि हम निकालेंगे। जैसे पहला कक्षा है तो एन के मान 1 हो जाएगा, दूसरा कक्षा है तो एन के मान 2 हो जाएगा, तीसरा कक्षा है तो एन के मान 3, चौथा कक्षा है तो एन के मान। जैसे पहला कक्षा में अगर हम एन के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 2 गुना 1 2, मतलब के में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 गो रहेगा। ये एल, एन के जगह दूसरा कक्षा है तो एन के जगह 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से एल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो रहेगा 8, के में मैक्सिमम 2, एल में मैक्सिमम 8। तीसरा हो गया 2n², तो यहाँ एन के जगह 3 आ जाएगा, तीसरा कक्षा है। 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, तीसरा में 18। चौथा हो जाएगा 2, ये 4 स्क्वायर, 4 चौके 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार से पहला कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दूसरा कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, तीसरा कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, चौथा कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32। के में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8, एन एम में 18, एन में 32। इसको याद रखेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या को सूत्र 2n² से प्राप्त किया जाता है, जहाँ n कक्षा की संख्या। प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरा कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8, तीसरा कक्षा एम में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18, चौथा कक्षा में 32। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। जो बाहरी कक्षा जो है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकती है, 8 से ज़्यादा नहीं हो सकता। इसको याद रखना है। सबसे बाहरी कक्षा में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है 8। जब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या पूर्ण हो जाती है तब इलेक्ट्रॉन नए कक्षा में प्रवेश, जितना क्षमता है वो जब पूरा हो जाता है तो वो फिर इलेक्ट्रॉन दूसरा कक्षा में प्रवेश करता है। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8। तो अभी तक के हम लोग पढ़े क्या, यहाँ पे हम पढ़े कि भाई के का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, एल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8, एम का 18, एन का 32। सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। प्रारंभ में 18 तत्वों की इस परमाणविक संरचना को इस बोर-ब्योरी योजना द्वारा समझा सका। शुरुआत में यह 18 तत्वों पर है कि लगा करके देखे, बाद वाले तत्वों में यह योजना पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। कह रहा है कि 18 तत्व के बाद वाला जो है ये पूर्ण रूप से है कि लागू नहीं होती है। इन नियमों के आधार पर प्रारंभ के 18 तत्वों को परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है कि दिखाया गया है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का H, हाइड्रोजन का परमाणु संकेत है कि H होता है, परमाणु संख्या 1 होता है। और यह जब 1 है तो K के पास मैक्सिमम तो 2 गुना है, तो इसके पास एक ही रोटी है। K के पास है कि टोटल 1 रोटी है, तो ये तो यही ले लेगा। हीलियम He 2 हो गया। अब हीलियम के पास क्षमता 2 रोटी खाने का है। अब इसको बांटना है। अब ये 2 रोटी लेकर के चला है, ये बांटेगा KLMN, तो ये तो क्षमता इसके पास 2 है, तो ये 2 को ग्रहण कर लेगा। लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, मतलब इसके पास 3 रोटी लेकर के चला है बांटने के लिए। तो के पास क्षमता तो 2 ही गुना है, तो ये 2 रख लेगा। तो अब 3 में से 2 गया तो बच गया 1, तो एल के पास 1। बेरिलियम, बेरिलियम के B4 होता है, मतलब ये 4 रोटी लेकर के चला है बांटने के लिए। तो पहला 2 ले लेगा, दूसरा बचेगा, ये 2 ले लेगा। बोरोन के B5 होता है, इसके पास पहला वाला के पास क्षमता है कि 2 के है, अब इसके पास 3 को बच गया, जो अगला ले लेगा। कार्बन के C6 होता है, इसका K में 2 जाएगा, L में 4। नाइट्रोजन का N7 होता है, पहला में 2 और L में हो जाएगा 5। ऑक्सीजन के O8 होता है, 8 रोटी बांटने के लिए चला है, पहला 2 ले लेगा, दूसरा 6 ले लेगा। फ्लोरीन का F9 होता है, पहला 2 ले लेगा, दूसरा 7 ले लेगा। नियोन का Ne10 होता है, पहला 2, दूसरा 8। इस प्रकार से इसका पूरा हो गया। सोडियम का
Na11 होता है, तो ये 11 रोटी लेकर के चला है बांटने के लिए। तो K के पास क्षमता 2 रोटी खाने का है, तो 2 रोटी ये खा लिया। अब L जो है मैक्सिमम रोटी खाता है 8, ठीक ना, तो ये 2 ले लिया, तो अब इसके पास 9 गो बचा, तो जिसमें ये 8 रोटी खा लेगा। कारण कि L के बारे में याद करो, हम पढ़ाए थे L में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 रहता है, 8 से ज़्यादा, 8 रोटी से वो ज़्यादा नहीं खा सकता है। तो ये 8 ले लिया, तो 8 2 10, इसके बाद भी एक बचा है, इसको रख देंगे। मैग्नीशियम के Mg12 होता है, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तो 8 2 10। सोडियम का Na11 होता है, मतलब ये 11 रोटी बांटने के लिए चला। तो पहला ये K कहता है, ये K 2 ही रोटी खाता है, L खाता है 8 रोटी मैक्सिमम। अभी भी इसके पास 2 रोटी इसके देने के बाद 9 रोटी बचा हुआ है, तो ये तो 8 रोटी ले लेगा। अब इसके पास बचेगा 1 रोटी जो अगला कक्षा में जाएगा। मैग्नीशियम का Mg12 होता है, ये 2 रोटी ले लेगा। अब इसके पास 10 रोटी बचा हुआ है, L 8 रोटी लेगा और फिर M 2 रोटी। एल्युमिनियम का Al13 होता है, K 2 रोटी ले लेगा, L 8 रोटी ले लेगा, अब बचा खुचा ये ले लेगा 3 रोटी। सिलिकॉन का Si14 2 8 4। फास्फोरस P15 होता है 2, फिर 8, फिर 5। सल्फर S16 होता है 2 8 6। क्लोरीन Cl17 होता है 2 8 7। ऑर्गन Ar18 होता है 2 8 8। मतलब ये हमें याद रखना है कि मैक्सिमम 2 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, L मैक्सिमम 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, M जो है मैक्सिमम है जो कि 18 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, N जो है 32 से ज़्यादा। अगर ये हम समझ गए तो फिर ये चीज़ आ गया। अब हम जानेंगे परमाणु संख्या के बारे में। संसार में जिस तरह से प्रत्येक व्यक्ति की पहचान उसकी उंगली की छाप से होती है, कह रहा है कि संसार में कोई भी व्यक्ति की पहचान उंगली की छाप से होती है। हम लोग आधार कार्ड है जो कि क्यों बनवाते हैं, उंगली की उसमें है जो कि छाप आ जाता है, छाप लिया जाता है। उसी तरह तत्वों की पहचान उसकी परमाणु संख्या के द्वारा होती है। कोई भी तत्व की पहचान उसकी परमाणु संख्या से करेंगे। अगर पूछेगा 10 तो 10 मतलब नियॉन हो गया, 6 पूछेगा 6 मतलब कार्बन हो गया, 1 पूछेगा तो हाइड्रोजन हो गया, 16 पूछेगा तो सल्फर हो गया, 18 पूछेगा तो ऑर्गन। तो ये उसकी पहचान जो होती है परमाणु संख्या के द्वारा होती है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या है उसी को परमाणु संख्या। अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा। हीलियम का परमाणु संख्या 2 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 होगा। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो प्रोटॉन की, मतलब जितना परमाणु संख्या उतना प्रोटॉन की संख्या, जितना प्रोटॉन की संख्या उतना परमाणु संख्या। तो पूछेगा परमाणु संख्या क्या है, तब परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। ये परमाणु संख्या का परिभाषा है। अब परमाणु संख्या को हम Z से सूचित करते हैं। परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है, इसको याद रखेंगे। परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इकाई धनावेश की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक चीज़ याद रखना है, जितना परमाणु संख्या है उतना ही प्रोटॉन रहता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या हम लोग पढ़े ना कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 1 ही होगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या प्लस में, इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस में, हम पहले पढ़ा चुके हैं। हीलियम है, हीलियम में के परमाणु संख्या 2 है तो इसमें प्रोटॉन की संख्या +2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या -2। लिथियम है, लिथियम की परमाणु संख्या 3 है तो प्रोटॉन की संख्या +3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो रहता है वो -3। तो प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होते हैं, बस प्रोटॉन प्लस में होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस में होता है। परमाणु संख्या से तत्वों की पहचान। सारणी 4.2 में शुरू में 18 तत्वों के परमाणु संख्या को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाया गया। हम लोग देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में 1 प्रोटॉन होता है तो 1 प्रोटॉन होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन। अभी हम बताए ही हैं कि परमाणु संख्या जितना रहेगा प्रोटॉन की संख्या भी उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतना ही रहेगा। उसके बाद वाले तत्व के नाभिक में 2 प्रोटॉन रहता है और कक्षा के में 2, जिसे हीलियम कहा जाता है। हीलियम है, हीलियम के परमाणु संख्या 2 तो प्रोटॉन की संख्या भी 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2। हीलियम के बाद लिथियम की परमाणु संख्या 3 होती है तो लिथियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन कक्षा एल में चला जाता है। के में, कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह जाता है। तो हम लोग है जो कि देखे थे कि के पास क्षमता 2 ही इलेक्ट्रॉन रखने का, तो 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन को है जो कि आगे वाला कक्षा को देता है। जैसे ही तत्व परमाणु संख्या बढ़कर 10 हो जाती है, एल कक्षा पूर्ण हो जाता है। 10 हो जाती है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 8, तो एल पूर्ण हो गया। हम देखें ना इधर, भाई देखो के कब पूरा होगा, 2 कक्षा है, 2 मैक्सिमम होगा तब हीलियम में पूरा हो जाएगा।
जब इसमें है जो कि 10 के पास पहुँचेंगे, नियॉन का 10 होता है तो 2 8, इसके पास जो क्षमता था मैक्सिमम क्षमता ये हो गया। सोडियम के पास जाएंगे तो 11 होगा, इस क्षमता से ज़्यादा है जो कि तो इसमें चला जाएगा। तो कहा जा रहा है कि जैसे ही तत्व की परमाणु संख्या बढ़कर 10 हो जाती है, एल कक्षा पूर्ण हो जाती है। एल कक्षा जो है वो पूरा के पूरा भर जाता है। परमाणु संख्या 10 वाला तत्व नियॉन होता है, जिसकी कक्षा के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन और एल में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद के तत्व सोडियम है, जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है। जिसकी परमाणु संख्या 11 होती है, इसकी परमाणु संरचना में 2 इलेक्ट्रॉन के में, 8 इलेक्ट्रॉन एल में, और बचा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एम में। हम सोडियम का बताए थे, सोडियम का 11 होता है, तो 11 रोटी ये बांटने के लिए चला तो के तो 2 रोटी ले लेगा। अब इसके पास 9 रोटी बचा। अब के बाद जो एल होता है वो है जो कि 8 रोटी ले लेगा। अब इसके बाद 1 रोटी और बचा हुआ तो एम ले लेगा। इसी कारण विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इस परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहा जाता है। जैसे यहाँ कार्बन का दिया हुआ है 2 4, कार्बन का हम लोग अरेंज किए हैं। कार्बन का 2 4 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर है जो कि ऑक्सीजन का 2 6, नाइट्रोजन का 2 5 दिया हुआ है। नाइट्रोजन का 2 5, इसको हम समझ चुके हैं 2 5। ऑक्सीजन का 2 6, फ्लोरीन का 2 7। ऐसे ही है जो कि यहाँ ऑर्गन तक के दिया गया है। यहाँ पर है जो कि इसको दर्शाया गया है कि देखिए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन 1 रहेगा, नाभिक में 1 प्रोटॉन रहेगा, और इसके चारों तरफ जो कक्षा घूम रहा है 1 प्रोटॉन है तो ये पहले कक्षा में घूमते रह जाएगा। समझ गए ना। दूसरा है हीलियम के हाइड्रोजन के बाद दूसरा हीलियम है। हीलियम के कक्षा मैक्सिमम नंबर ऑफ मैक्सिमम इसका परमाणु संख्या 2 होता है, तो इसके नाभिक में 2 प्रोटॉन हो गया, और इसके बाहरी कक्षा जो के वाला कक्षा है, पहला कक्षा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तीसरा हो गया लिथियम। लिथियम है, इसके नाभिक, इसका परमाणु संख्या 3 होता है, तो नाभिक में 3 गो परमाणु संख्या है तो प्रोटॉन भी 3 गो। अब इलेक्ट्रॉन भी हमारा 3 गो होगा, तो के पास पहला कक्षा के है तो ये तो 2 ही इलेक्ट्रॉन रखेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। बच गया इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो अगला कक्षा जो एल आएगा इसमें होगा। बेरिलियम B4 होता है, इसका परमाणु संख्या 4, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या, इसमें नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या वो भी 4 होगा। पहला कक्षा में 2, दूसरा कक्षा में 2, 4 हो गया। बोरोन B5 होता है, पहला कक्षा में है जो कि इसका परमाणु संख्या 5 है, पहला कक्षा में 2, बाकी का जो बच गया वो अगला कक्षा एल में। कार्बन का 6 होता है, क्या चाचा? कार्बन के परमाणु संख्या 6 होता है, तो प्रोटॉन की संख्या भी 6, तो पहला कक्षा जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन रख लिया, बाकी का 4 ये है जो कि दूसरा कक्षा है। इसी प्रकार से टोटल आर्गन तक के है जो कि ये अरेंज किया गया है। अब द्रव्यमान संख्या के बारे में जानेंगे कि द्रव्यमान संख्या क्या होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है, परमाणु के जो नाभिक में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या दोनों का योगफल क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु संख्या हो गया परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या। द्रव्यमान संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर है, और न्यूट्रॉन की संख्या ऐसे भी लिख सकते हैं। द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर जेड प्लस एन, तो एन बराबर लिख सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या। पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान की संख्या माइनस परमाणु संख्या। तो इस प्रकार से याद रखेंगे। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन के, नाभिक में जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, सबको जोड़ करके वो द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। न्यूट्रॉन पूछेगा द्रव्यमान संख्या, जैसे यहाँ हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर हो गया प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। द्रव्यमान पूछेगा तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देंगे। अगर पूछेगा न्यूट्रॉन क्या होता है, ये पूछेगा तो इधर प्रोटॉन को इधर कर देंगे, तो द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन, तो ये हो गया न्यूट्रॉन। मतलब पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, तो लिख देंगे द्रव्यमान की संख्या, द्रव्यमान माइनस प्रोटॉन की संख्या, ये होता है न्यूट्रॉन की संख्या। क्लियर है? आगे
हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है। याद है कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है तो प्रोटॉन भी 1 होगा। अतः हाइड्रोजन परमाणु की द्रव्यमान संख्या भी 1 होगा। प्रोटॉन की संख्या 1 होता है, द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। उसमें है जो कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है। हाइड्रोजन है, इसमें परमाणु संख्या क्या होता है? 1। परमाणु संख्या 1 होता है और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होता है। न्यूट्रॉन की संख्या मतलब नहीं होता है, कुछ भी नहीं, 0, कुछ 0 से कुछ ज़्यादा होता है। तो अगर हाइड्रोजन का हम द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जितना परमाणु संख्या है उतना ही तो प्रोटॉन की संख्या है। तो परमाणु संख्या 1 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 प्लस न्यूट्रॉन की संख्या 0। 1 में 0 जोड़ देंगे तो 1। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान पूछेगा तो हम कहेंगे 1। क्लियर है? आगे इसी प्रकार से कार्बन के नाभिक में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। कार्बन जो होता है इसके नाभिक में, कार्बन के नाभिक में, इसके नाभिक में जो होता है 6 प्रोटॉन होता है और 6 न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान निकालना है। तो द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो 6 + 6 इसका द्रव्यमान कार्बन का क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान संख्या 12 होती है। उसी प्रकार से सोडियम के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन। सोडियम के नाभिक में सोडियम के नाभिक में प्रोटॉन 11 रहता है और न्यूट्रॉन 12 रहता है सोडियम के नाभिक में। इसका द्रव्यमान पूछेगा, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन 11 गो, न्यूट्रॉन 12 गो, तो 12 11 23। तो सोडियम का द्रव्यमान हम लोग 23 पढ़ते हैं। परमाणु की द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त रहता है। द्रव्यमान को हम ऊपर लिखते हैं और परमाणु संख्या को नीचे। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है तो Na परमाणु संख्या को नीचे, द्रव्यमान इसका 23 होता है, 23 के ऊपर। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Na यहाँ पे परमाणु संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या। ऐसे भी लिखेंगे, ये भी सही है, ये भी सही है। जैसे कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो C6 और द्रव्यमान हो गया 12। तो द्रव्यमान को ऊपर हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है? दोनों तरह से। यहाँ पे है देखिए हम निकाल रहे हैं तत्व हाइड्रोजन, परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान की संख्या इसका 1 है। तो परमाणु संख्या जितना रहेगा प्रोटॉन की संख्या उतना ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही रहेगा। और इसमें द्रव्यमान संख्या इसको 1 से घटा, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 होगा। तो ये हमारा न्यूट्रॉन की संख्या हो गया 0। और प्रोटॉन की संख्या तो परमाणु संख्या के बराबर ही होता है। इसी प्रकार हीलियम का परमाणु संख्या 2 है लेकिन द्रव्यमान 4 होता है। तो परमाणु संख्या 2 तो प्रोटॉन की संख्या भी 2 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या होता है 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आएगा। लिथियम का परमाणु संख्या 3 होता है, द्रव्यमान 7 होता है। तो परमाणु संख्या 3 तो प्रोटॉन की संख्या भी 3 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3, लेकिन पूछेगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो 3 में से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो 7 में से 3 गया 4। बेरिलियम का B4 होता है, द्रव्यमान 9 होता है। तो अगर इसका परमाणु संख्या 4 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 4, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 4, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या पूछा है तो 9 में से 4 घटा देंगे तो 5 होगा। बोरोन B5 होता है, द्रव्यमान 11 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी 5, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 5, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है 6 होता है। तो 11 में से 5 गया 6। कार्बन परमाणु संख्या 6 होता है, द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 हो जाएगा। परमाणु संख्या 6 तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 और द्रव्यमान संख्या 12 में से 6 घटा देंगे तो 6 और इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या सेम होगा। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7 होता है। तो परमाणु संख्या 7 तब प्रोटॉन की संख्या 7, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 7 और 14 में से 7 घटा देंगे तो 7 आएगा, ये न्यूट्रॉन की संख्या। ऑक्सीजन का 8 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी हम प्रोटॉन की संख्या निकालेंगे तब परमाणु संख्या जितना होगा उतना ही प्रोटॉन की संख्या, उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। और द्रव्यमान में से हम प्रोटॉन की संख्या को घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या। याद रखेंगे, द्रव्यमान संख्या ये सब बता दिए। ये उदाहरण है का एक तत्व का परमाणु संख्या 12 है। तो परमाणु संख्या 12 है
तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है। तो परमाणु संख्या 12 है तो प्रोटॉन भी 12, इलेक्ट्रॉन भी 12। क्लियर है। किस तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन, तो परमाणु संख्या भी 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 और न्यूट्रॉन 12, न्यूट्रॉन 12। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 23। क्लियर है। आगे दिया कोई भी तत्व M की द्रव्यमान संख्या 24, इसका द्रव्यमान 24 है, परमाणु संख्या 12 है। तब परमाणु संख्या 12, तब प्रोटॉन की संख्या भी 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 12 और द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की। तब 24 है और इसमें से प्रोटॉन 12 है तो घटा देंगे तो 12। हीलियम के परमाणु का द्रव्यमान 4 है नाभिक में। ये सब चीज़ है जो कि समझ में लेगा। समस्थानिक, ये आपका इम्पोर्टेंट भी है। एक ही तत्व की परमाणु संख्या जिसके परमाणु संख्या समान होता है, जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। समस्थानिक मतलब इसमें परमाणु संख्या समान रहेगा किंतु द्रव्यमान इसका भिन्न भिन्न रहेगा, उसको समस्थानिक कहते हैं। याद हो गया। समस्थानिक, इसमें देखो स्थान आ रहा है, स्थान मतलब याद करना संख्या, परमाणु संख्या सब मतलब बराबर होता है, परमाणु संख्या बराबर और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, इसको समस्थानिक कहते हैं। तत्वों के समस्थानिकों की परमाणु संख्या समान होने के कारण या उनके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या भी समान होता है। तो परमाणु संख्या समान तो प्रोटॉन की संख्या भी समान, किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा, द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगा। जैसे क्लोरीन के सभी परमाणु के नाभिक में 17 प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु संख्या भी 17 होता है। लेकिन क्लोरीन के कुछ परमाणु के नाभिक में 18 न्यूट्रॉन होते हैं और कुछ परमाणु के नाभिक में 20 न्यूट्रॉन। क्लोरीन के बारे में लिया जा रहा है। क्लोरीन जो है इसका परमाणु संख्या हम जानते हैं कि क्या होता है? 17। ये परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या। तब प्रोटॉन भी क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी 17 हो जाएगा। ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है इसका चेंज होते रहता है। कहीं पे है कि इसका न्यूट्रॉन की संख्या 18 मिलेगा, कहीं पर न्यूट्रॉन की संख्या 20 मिलेगा, कहीं पे न्यूट्रॉन की संख्या 20, कहीं पे न्यूट्रॉन की संख्या 18। अगर 18 लेते हैं तो अगर इसका क्लोरीन का द्रव्यमान निकालेंगे तो 18 में 17 में 18 जोड़ देंगे तो 35 आ जाएगा। अगर क्लोरीन का द्रव्यमान हम 20 लेकर के निकालते हैं, परमाणु संख्या तो प्रोटॉन की संख्या तो 17 ही रहेगा और ये 20, जब इसको जोड़ देंगे तो 37 आ जाएगा। तो दोनों का द्रव्यमान अलग हुआ कि नहीं? न्यूट्रॉन भी अलग हुआ कि नहीं हुआ? तो समस्थानिक, जब दो तत्वों के परमाणु संख्या समान किंतु उसका द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है तो प्रोटॉन की संख्या भी 17, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या 17 है। लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या इसका 18 कहीं कहीं मिलता है और 20 होता है, 18 या 20 होता है। अगर हम 18 लेते हैं तो इसका द्रव्यमान 35 आ गया और जब हम 20 लेते तो इसका द्रव्यमान 37 आ गया। इस प्रकार से क्लोरीन के 2 समस्थानिक बन गए। क्लोरीन के कितने समस्थानिक याद रखना है? क्लोरीन के 2 समस्थानिक। एक होता है जिसका द्रव्यमान 35 होता है लेकिन परमाणु संख्या 17। एक होता है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन का इसी प्रकार से 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक। अब हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका भिन्न भिन्न होता है। ऐसे हम लोग पढ़े एक ही होता है लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है। लेकिन हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का जो हम परमाणु संख्या क्या होता है? हमेशा 1 ही होता है। तो प्रोटॉन की संख्या भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या चेंज होगा। 1 में से 1 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। एक बार 0 आया, 2 में से घटा देंगे तो 1, एक बार 1 आया, 3 में से घटा देंगे 2, ऊपर 2 आया। तो न्यूट्रॉन की संख्या 0, 1, 2 हो सकती है। तो हाइड्रोजन जो है इसका परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 1 होता है। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 2 होता है। परमाणु संख्या 1, द्रव्यमान 3 होता है। ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। क्लोरीन के 2 समस्थानिक, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक। हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है जिसका 1 होता है, उसका नाम है प्रोटियम नाम है।
और दूसरा का ड्यूटीरियम, तीसरा का ट्राइटियम। याद कैसे करेंगे? एक है तो एक मतलब प्रो होता है, प्रोटियम। दो है तो दो मतलब दुई होता है, ड्यूटीरियम। तीन मतलब ट्राई होता है, ट्राइटियम, ट्राइट्रियम, प्रोटियम। इस प्रकार से याद रखेंगे। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिसकी परमाणु संख्या, कार्बन का परमाणु संख्या तो 6 होता है लेकिन द्रव्यमान उसका 14 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है लेकिन द्रव्यमान 14 होता है और द्रव्यमान एक जगह 12 भी होता है। मतलब कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं जिसमें द्रव्यमान 12, एक जगह द्रव्यमान 6। अगर इसमें द्रव्यमान 14 लेते हैं तो इसका 14 में से 6 के 8, न्यूट्रॉन 8 हो जाएगा, इसमें 6 हो जाएगा। तो इसमें भी याद रखेंगे कार्बन के 2 समस्थानिक, एक का द्रव्यमान 14, एक का द्रव्यमान 12। इस प्रकार से याद रखेंगे। तो समस्थानिक के बारे में हम लोग समझ गए। एक ही तत्व के परमाणु जिसकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमारा हो गया क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं। एक का द्रव्यमान 35 होता है, एक का द्रव्यमान 37 होता है, लेकिन दोनों का परमाणु संख्या 17 ही होता है। हाइड्रोजन हो गया, इधर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होता है। तीनों का परमाणु संख्या एक ही होता है लेकिन द्रव्यमान एक का 1, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। पहला वाला को प्रोटियम कहते हैं, दूसरा वाला को ड्यूटीरियम कहते हैं, तीसरा वाला को ट्राइटियम कहते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होता है जिसका द्रव्यमान 12 और 14 होता है। जिसका 12 हो गया, एक का 14 हो गया। समस्थानिक के गुण क्या होता है इसको देखेंगे। किसी तत्व के सभी समस्थानिकों के परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। परमाणु संख्या समान तो इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, अतः उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी सदृश होते हैं। मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान दिखाई देता है तथा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है तो इसका रासायनिक गुण भी एक जैसा होता है। मतलब इसका समस्थानिक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। पहला इसका गुण में क्या लिखोगे? इतना बड़ा है जो कि इतना बड़ा नहीं लिखना है, हमें बस लिखना है कि समस्थानिक जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान और रासायनिक गुण भी समान। दूसरा, किसी तत्व के समस्थानिक के भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है क्या कि इसका द्रव्यमान अलग अलग न है और इसी के कारण अति तत्व के समस्थानिक में नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। हम देखे भी अभी न्यूट्रॉन की संख्या सबका अलग अलग आ रहा था, जिससे किसी तत्व के समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान घनत्व और भौतिक गुण में भिन्नता आती है। तो इसमें लिखेंगे, पहला लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होता है। दूसरा लिखेंगे कि परमाणु में जो होता है रासायनिक गुण समान होता है। परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान तो रासायनिक गुण समान। और तीसरा लिखेंगे कि इसका भौतिक गुण भिन्न भिन्न होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भिन्नांश परमाणु द्रव्यमान। भिन्नांश परमाणु द्रव्यमान के बारे में दे रखा है। बहुत से यहाँ पे देखेंगे, बहुत से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में न होकर के भिन्नांश होता है। कह रहा है बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिसका परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में न होकर के, मतलब पूरा क्लियर अंक में न आकर के भिन्नांश में होते हैं, दशमलव में होते हैं। इसका कारण यह है कि तत्वों के कई समस्थानिक होते हैं, इससे परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका कारण यह है कि बहुत सारे तत्व ऐसे कई तत्व हो गए जिसका जो होता है परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। चूँकि किसी तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान उस तत्व में उपस्थित सभी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले समस्थानिकों की औसत है, जो कि सभी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले समस्थानिकों के औसत द्रव्यमान के बराबर होता है। अतः बहुत से तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक न होकर के भिन्नांक होते हैं। बहुत से समस्थानिक के द्रव्यमान जो होते हैं पूर्णांक न होकर के भिन्नांश होते हैं। जैसे यहाँ पे दिया प्राकृतिक क्लोरीन गैस के नमूने में दो समस्थानिक ले लिया। एक में 75%, एक में 25% पाए जाते हैं। और तो क्लोरीन परमाणु को औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें तो ये 35 का 75% निकालिए, इसका 37 का 25%। तो 75% निकालेंगे तो देखो इधर, जब हम 75% निकालेंगे, 35 का 75%, क्लोरीन का ये 35 वाला का 75% और 37 वाला का 25%। जब हम क्लोरीन का 35 का हम 75% निकालेंगे तो 75/100, 25 75, 25 100 से गुना कर देंगे। 5 15, 3 3 9 1 10, 105/4। फिर इसको दशमलव में करके देंगे, इसमें 105/4 लिया है। 37 का इसी प्रकार से निकालेंगे 25%, 25/100, 25 100,
इसका आ गया 37/4। फिर दोनों के जोड़ देंगे, तो दोनों के जोड़ा है तो 142/4 35.5। कहा गया है कि पूर्णांक में ना होकर के भिन्नांश में भी होता है। यहाँ पर ब्रोमीन के बारे में करा है, ब्रोमीन का थी 79, यहाँ 35 है और यहाँ 81-35 है। एगो को 49.7% दिया, एगो को 50.3, तो इसका भी ऐसे निकालेंगे। 79 का 49.7% निकालेंगे बटे 100 प्लस 81 का 50.3% का निकालेंगे बटा 100। फिर इसको हल करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। तो ये भी दशमलव में आया। ए परमाणु का द्रव्यमान 16.2 mU है, मतलब अवरी द्रव्यमान दे दिया है 16.2 और कह रहा है समस्थानिक इसका एक का है जो कि कोची बोलता है 16 और 18 है। तो इसका बताना है कि इसमें कितना है, इसमें कितना है, तो हम किसी का भी निकालेंगे। तो इससे इसका हो गया 16.2 हो गया और इसका ये जो इसका द्रव्यमान जो है 16 का कितना प्रतिशत, 1% लेते हैं 1/100 प्लस 18 का लेते हैं 100 - 1% बटे 100। फिर इसको हल करते हैं 16.2 बराबर 16x 100 का लघुत्तम 100 रख लेते हैं 16x प्लस 1800 - 18x 16.2 1800 16 रुपया पास में 18 रुपया उधार में 2x बटे 100 तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 1800 - 2x बराबर इसको गुना कर देंगे तो 16.2 है गुना 100 कर देंगे तब इसको दशमलव नहीं समझेंगे, डबल शून्य बैठ जाएगा, फिर एक अंक के बाद दशमलव। तो 1800 - 2x बराबर 1620। अब इसको इधर भेज देंगे 1800 - 1620 बराबर 2x। प्लस वाला इधर चला है, माइनस वाला इधर चला है, प्लस 1620 प्लस वाला इसको घटा देंगे 180 हो जाएगा। 2x बराबर 180, x का मान 90 आया, x का मान 90। तो ये जो हो गया जिसका 16 लिए थे ये 90%, तो 100 में से 90 घटाएंगे तो 10%, ये हो गया 10%। क्लियर है? इसी प्रकार से इसको समझेंगे, इसमें 90%, इसमें 10%। अब यहाँ पर दिया है 2 परमाणु के नाभिक में संघटन नीचे दिया गया है, प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन 6 6 6 इस प्रकार से। तो द्रव्यमान इसका 12 हो गया, इसका 14 हो गया, सिंपल सा है। समस्थानिक का उपयोग, ये इम्पोर्टेंट है, सवाल परीक्षा पूछता है। समस्थानिक का निम्नलिखित उपयोग है। पहला, यूरेनियम के समस्थानिक U-235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। यूरेनियम का जो 235 वाला है, U-235 वाला जो समस्थानिक है, इसका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं, जहाँ पर है जो कि बम बनाया जाता है, परमाणु बम ये सब तैयार किया जाता है। यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग, यूरेनियम के कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? U-235 समस्थानिक का प्रयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के CO60 का उपयोग करते हैं। कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के CO60 के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। घेंघा रोग में आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। घेंघा रोग में याद हुआ, पहला हम बताएं कि भाई जो समस्थानिक का उपयोग निम्नलिखित है, जिसमें पहला बताएं यूरेनियम के जो U-235 जो समस्थानिक है, इसका उपयोग हम परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में करते हैं। दूसरा हम बताया कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट का CO60 का है कि समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। फिर तीसरा हम बताएं कि भाई घेंघा रोग के इलाज के लिए हम आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग करते हैं। और चौथा, कार्बन के C14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र जानने के लिए। कोई भी ज़मीन के अंदर कोई भी जीवाश्म मिला, जीवाश्म मतलब कोयला मिला, तो उसको कार्बन 14 का प्रयोग हम करके पता लगाते हैं कि ये कितना साल पुराना है। तो समस्थानिक का उपयोग क्लियर हो गया। पहला हम क्या बोले, समस्थानिक का उपयोग जो होता है, यूरेनियम के समस्थानिक का प्रयोग U-235 का प्रयोग होता है, परमाणु भट्ठी में होता है। उसके बाद हम बताएं कि भाई कोबाल्ट का समस्थानिक का प्रयोग है जो कि कैंसर के उपचार के लिए करते हैं। फिर हम बताएं कि भाई घेंघा रोग के उपचार के लिए हम है जो कि आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। फिर जीवाश्म के उम्र को पता लगाने के लिए हम है जो कि कार्बन 14 के समस्थानिक का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? समभारिक के बारे में समझेंगे। सम मतलब बराबर होता है, भार मतलब द्रव्यमान होता है, मतलब वैसा तत्व को समभारिक कहा जाता है जिसकी परमाणु द्रव्यमान समान, उसमें परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान अलग अलग। इसमें द्रव्यमान समान, परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होगा। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का द्रव्यमान 40, पोटेशियम का द्रव्यमान 40, कैल्शियम का द्रव्यमान 40, लेकिन परमाणु संख्या तीनों का अलग अलग है।
इसका परमाणु संख्या 18, इसका परमाणु संख्या 19, इसका परमाणु संख्या 20। तो हमें संभारिक याद हो गया। जब दो तत्वों की परमाणु जब तत्वों के का परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम संभारिक कहते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का भी द्रव्यमान हो गया 40, पोटेशियम का भी द्रव्यमान 40, कैल्शियम का भी द्रव्यमान 40, लेकिन परमाणु संख्या आर्गन का 18, पोटेशियम का 19, कैल्शियम का 20। इस प्रकार से इसको हो गया संभारिक याद हो गया। क्लियर है। फिर नाइट्रोजन और कार्बन के बारे में दे रखा है। नाइट्रोजन का भी द्रव्यमान 14, कार्बन का भी एक समस्थानिक का द्रव्यमान 14 होता है ना। इसका परमाणु संख्या 7, इसका भी परमाणु संख्या 6 होता है। तो दोनों का परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन द्रव्यमान दोनों का सेम। तो संभारिक का उदाहरण लिख देंगे। सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक मतलब सम मतलब बराबर, न्यूट्रॉन मतलब होता है न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान हो किंतु द्रव्यमान और परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। हम पढ़े समस्थानिक। समस्थानिक में पढ़े थे भाई कि जिसमें परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान अलग अलग हो। संभारिक में अभी अभी जस्ट पढ़े हैं कि जिसमें परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु संख्या अलग अलग हो। सम न्यूट्रॉनिक मतलब जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न तत्वों के वह परमाणु जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है किंतु द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या दोनों ही भिन्न भिन्न होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिया गया है कार्बन। कार्बन का द्रव्यमान 14, परमाणु संख्या 6। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 15, परमाणु संख्या 7। ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16, परमाणु संख्या 8। अब इसमें घटाओ, 14 में से 6 गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ। 15 में से 7 गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ। 16 में से 8 गया, 8 हुआ कि नहीं हुआ। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम, क्या देखें कि न्यूट्रॉन की संख्या सभी जगह समान आ रहा है किंतु द्रव्यमान की संख्या इसमें 14 है, इसमें 15 है, इसमें 16 है। इस प्रकार से संयोजकता के बारे में करा है। तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उस पर निर्भर करता है। जिस तत्व की बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, कोई भी तत्व है, इसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो इसका संयोजकता जो होगा 1, 2, 3, 4, मतलब जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन उसका संयोजकता 1 होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 2 होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 3 होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन संयोजकता 4 होगा। लेकिन अगर कहा जाता है कि जिसके अंतिम कक्षा में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, इसका संयोजकता क्या होगा, तो इसको 8 से घटा देंगे, 5 - 8, तो 5 रुपया पास में, 8 रुपया उधार में, तो 3 रुपया उधार में, तो इसका संयोजकता -3। अगर किसी के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहता है तो इसमें -60 करेंगे, 6 रुपया पास में, 8 रुपया उधार में, तो 2 रुपया उधार में, इसका संयोजकता -2। किसी का 7 है तो 7 - 60, 7 रुपया पास में, 8 रुपया उधार में, तो 1 रुपया उधार में, तो इसका संयोजकता -3, -2, -1 होगा। तो जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता 1, 2, 3, 4 होगा। लेकिन जिसके बाह्यतम कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता -3 का है, 8 से घटा दिए। जिसका बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता -2 होगा। जिसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहे, 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका संयोजकता -1। अब किसी के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका संयोजकता 0 होगा, क्या कि उसमें संयोजकता नहीं होगा, पूरा रहेगा। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं बाह्यतम कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अब आप सवाल नहीं कर सकते कि सर बाह्यतम कक्षा में 9 इलेक्ट्रॉन रहेगा तब क्या होगा। कोई भी तत्व रहे उसमें 8 से ज़्यादा बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में। तत्वों के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं तत्वों के परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है, लेकिन दोनों का चिन्ह +- होता है। प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में होता है, इसलिए ये उदासीन होते हैं। तो ये याद रखना है, तत्वों के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। और यही सब दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको समझा दिया गया है, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे आयन के बारे में। तत्वों के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं। हम पहले भी बता चुके हैं तत्वों के परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, क्योंकि जो प्रोटॉन की संख्या होती है और न्यूट्रॉन की जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, प्रोटॉन की संख्या दोनों आपस में बराबर होती है, लेकिन दोनों का चिन्ह +- होता है। प्रोटॉन प्लस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है माइनस में होता है, इसलिए ये उदासीन होते हैं। तो ये याद रखना है,
तत्वों के परमाणु विद्युत उदासीन होते हैं क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होता है। और यही सब दिया हुआ है, सारा चीज़ आपको समझा दिया गया है, इसको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा।